बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 6। आज का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट था, इसलिए मैंने अपनी वीडियो इसमें ऐड नहीं की। आज के लेक्चर में हम लोग दो बड़े सिंपल से टॉपिक देखेंगे जो कि बड़े ब्रीफ से टॉपिक हैं। एक तो हम लोग देखेंगे कि थ्री फेस कंपाइलर क्या चीज़ होती है, और हम याद रखिएगा कि ये जो दोनों टॉपिक्स आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, थ्री फेस कंपाइलर और जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर, याद रखिएगा कि ये महज सिर्फ मैं आपको आज के लेक्चर में इनके आइडिया दूंगा। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको एक ब्रीफ आपके लिए फाउंडेशन बनाऊंगा, जबकि इनकी जो डिटेल्स हैं वो हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे बताता चलूँ आपको कि लेक्चर नंबर 4 के अंदर जिसमें हमने ट्री और एब्स्ट्रैक्ट सेंटर ट्री बनाना सीखा था, इसमें एक एग्जांपल थी जिसमें एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ने मुझे पॉइंट आउट किया था। बेसिकली जो एग्ज़ाम्पल नंबर जो है वो हमारे पास जो है एग्ज़ाम्पल नंबर 2 जो थी उसके अंदर एक छोटा सा इशू था। वो ये था कि इसका जो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री था उसमें एक गलती जो है वो बेसिकली मेरे से हुई थी। वो मैं यहाँ पे आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ कि ये जो ट्री आप ड्रॉ करते थे एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, उसके अंदर बेसिकली मैंने मिस्टेक ये की थी कि ये जो हमारे पास ये वाला पार्ट है जिसको मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, जो कि बेसिकली मैंने इस वाले पार्ट के लिए बनाया था, यहाँ पे मैं मिस्टेक कर गया क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ प्लस था लेकिन मैंने साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई का यूज़ किया हुआ था, और जबकि मैंने कहीं पे मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यूज़ ही नहीं किया, तो इसके अंदर मिस्टेक थी। ठीक है, सो काइंडली आप इस मिस्टेक को मेरे साथ ठीक कर लीजिएगा। ये एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री है जो बेसिकली इसका बनना था। ठीक है, ये उसकी करेक्टेड फॉर्म है। सो बेसिकली अगर आप इसको रीड आउट करें तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को रीड करूँ इस एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री के अकॉर्डिंग, तो वो कुछ ऐसे बनेगा: z इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स। फिर आप अगर इस प्लस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो आपके पास दूसरा पार्ट क्या है इसका, 3 मल्टीप्लाई बाई वाई, जो कि मैंने यहाँ बनाया हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाई वाई। सो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये है 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और ये जो है ये है 3 मल्टीप्लाई बाई वाई, और जो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, दोनों आपस के अंदर ऐड हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे मैंने ऐड का ऑपरेटर डाल दिया। तो ये बेसिकली वो करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री है जो बेसिकली इस एक्सप्रेशन का बनता था। ये लेक्चर मैंने करेक्ट करके दोबारा से अपलोड कर दिया लेक्चर नंबर 4 के अंदर ही। जब आप गूगल क्लासरूम विजिट करें तो आप प्लीज़ वहाँ जाकर लेक्चर नंबर 4 की फ़ाइल को दोबारा से डाउनलोड कर लें। मैंने कोई नया लेक्चर अपलोड नहीं किया, मैंने उसी वाले लेक्चर नंबर 4 के मटेरियल को एडिट करके वहाँ पे मैंने ये वाली फ़ाइल जो है वो मैंने जो है करेक्शन के बाद अपलोड कर दिया। तो आप प्लीज़ जाके लेक्चर नंबर 4 की PDF फाइल को दोबारा से डाउनलोड कर लें, वहाँ पे मैंने ये एग्जांपल करेक्ट करके दोबारा से इंसर्ट कर दिया। ठीक है जी, ये तो बात हो गई इस एग्जांपल के हवाले से, और मैंने आपको बता दिया कि इसमें कुछ प्रॉब्लम था जो मैंने सॉल्व कर दिया। लेट्स मूव ऑन टू लेक्चर नंबर 6। और आज का लेक्चर बड़ा ब्रीफ सा है और बड़ी सिंपल सी चीज़ है। एक तो हम लोगों ने देखना है कि थ्री फेस कंपाइलर क्या चीज़ होती है, इसका सिर्फ हम लोग जो है इंट्रोडक्शन देखेंगे, और जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर ये भी हमारे पास एक इंट्रोडक्टरी लेवल का टॉपिक है। सो इंशाल्लाह आपको दोनों टॉपिक्स में कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं थ्री फेस कंपाइलर की। अगर आप रिकॉल करें तो हमने 2 फेस कंपाइलर पढ़ा था स्टार्ट के अंदर लेक्चर नंबर 5 तक, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास बेसिकली कंपाइलर के 2 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट का नाम हमने रखा था फ्रंट एंड, जिसको मैं यहाँ पे FE के नाम से लिख रहा हूँ। ठीक है जी, और दूसरे पार्ट का नाम हमने रखा था बैक एंड। तो आप याद करें फर्दर हमारे पास फ्रंट एंड के 2 पार्ट्स थे जिसके अंदर हमारे पास टोकनाइजेशन और पार्सिंग होती थी, और वो जो फ्रंट एंड की आउटपुट है वो फिर बैक एंड में जाती है। यहाँ पे फिर इसके अंदर इंस्ट्रक्शन स्केड्यूलिंग और रजिस्टर एलोकेशन और वो सारा कुछ होता है। ठीक है, पहले तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन होती है, फिर रजिस्टर एलोकेशन होती है, और फिर उसकी स्केड्यूलिंग होती है। मैं एक और बात भी यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि आप में से किसी स्टूडेंट ने मेरे से एक सवाल किया था कि ये जो इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन या रजिस्टर एलोकेशन या इंस्ट्रक्शन स्केड्यूलिंग जो है ये होती कैसे है। तो प्लीज़ याद रखिएगा कि इनके लिए हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं। ठीक है, तो जो लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स ले चुके हैं उन्होंने कुछ एल्गोरिदम्स पढ़े होंगे, जैसे कि हमारे पास राउंड रॉबिन है, या हमारे पास बैंकर्स एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा फेमस है। ये डेडलॉक के लिए होता है वैसे तो, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन स्केड्यूलिंग के की बाउंड्री में ही आता है। ठीक है जी, बैंकर्स एल्गोरिदम। और इसके अलावा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट है, ये आपने पढ़े होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स के अंदर जिन्होंने ये कोर्स लिया हुआ है। जिन्होंने नहीं भी लिया हुआ तो उनके लिए जवाब यही है कि ये जो जितने भी प्रोसेस 3 प्रोसेस थे बैक एंड के, इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन, रजिस्टर एलोकेशन और इंस्ट्रक्शन स्केड्यूलिंग, ये कैसे होती है जी, ये यूजिंग एल्गोरिदम्स होती है। ठीक है,
तो मैं ये बता रहा था आपको कि हमारे पास हमने अभी तक कंपाइलर के दो पार्ट्स देखे थे, फ्रंट एंड और बैक एंड। आज जो हम कंपाइलर की एक शक्ल देख रहे हैं उसके अंदर हम लोग उसके तीन पार्ट्स देखेंगे, ठीक है। सो अब हमारे पास जो कंपाइलर होगा उसके बेसिक और प्रैक्टिकली कंपाइलर के पार्ट्स, वैसे तो अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो कंपाइलर के सिर्फ 3 पार्ट्स नहीं होते, हमारे पास कंपाइलर के मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। वो बात तो अभी मैं थोड़ी देर तक आपको क्लियर करूंगा। सो एक हमारे पास है फ्रंट एंड, और अब 3 फेज कंपाइलर की बात हो रही है तो अब इसके 2 नहीं बल्कि हमारे पास 3 फेजेस होंगे, 3 फेज। पहला फेज फ्रंट एंड, अच्छा जो 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 ये मिडल वाला फेज है हम लोग इसको मिडल एंड ही बोलते हैं, ME स्टैंड्स फॉर मिडल एंड, ठीक है। और फिर हमारे पास फाइनली क्या आ गया, बैक एंड। तो पहले क्या होता था, पहले कोड फ्रंट एंड से सीधा रिसीव होता था बैक एंड को, ठीक है। लेकिन अब जो 3 फेज कंपाइलर में जब हम बात करेंगे तो 3 फेज कंपाइलर में पहले कोड फ्रंट एंड से मिडल एंड के पास जाएगा और फिर मिडल एंड से बैक एंड के पास जाएगा, ठीक है। आप याद करेंगे मैंने कहा था कि जो भी कंपाइलर में किसी भी पार्ट की आउटपुट होती है हम उसको जनरलाइज्ड वे के अंदर IR इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन क्या देते हैं। तो ये IR पहले ME मतलब मिडल एंड के पास जाएगी और फिर ये IR मिडल एंड की आउटपुट से बैक एंड की इनपुट में एंटर हो जाएगी, ठीक है जी। ये तो बात हो गई कि 3 फेज कंपाइलर हमारे पास होता क्या है। अब 3 फेज कंपाइलर के अंदर मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि 3 फेज कंपाइलर में जो मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए, मैं यहाँ पे ये 10 स्लाइड्स की तरफ मैं बाद में आता हूँ। ये जो हमारे पास मिडल एंड होता है, मिडल एंड का सिर्फ एक ही प्राइमरी पर्पस होता है जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मिडल एंड का मेन पर्पस होता है कि उसने कोड को ऑप्टिमाइज करना होता है, एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो मैं अभी मिडल एंड के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सिंपल इज़ दैट कि जो कोड आपके पास फ्रंट एंड से आ रहा होता है सबसे पहले वो पहुंचता है मिडल एंड में, और मिडल एंड में उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है, और फिर ऑप्टिमाइज करने के बाद वो किसके पास पहुंचता है, ऑप्टिमाइज करने के बाद वो बैक एंड पे पहुंचता है। असल में ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ होती है, ऑप्टिमाइज चीज का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कि फर्स्ट जो हमारे पास एक शक्ल होती है उसको किसी ऐसी शक्ल में कन्वर्ट करना कि उसको प्रोसेस करना आसान हो जाए। तो सिंपल इज डैट कि वो कोड, जैसे कि मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि सपोज करें कि आपने, ये एग्जांपल मैं हमेशा देता होता हूँ कि आप सपोज करें, वैसे तो हम लोग ऑप्टिमाइजेशन मेथड में ये चीज़ पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको ओरली बता देता हूँ कि आपने लिखा जी एक लूप लिखा, फॉर लूप, ठीक है। आपने लिखा फॉर i इज़ इक्वल टू 0 और i जो है लेस देन 5 और i प्लस प्लस। ये C++ के अंदर फॉर लूप होता है। अगर C++ आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं भी याद तब भी कोई इशू नहीं है। तो सपोज करें कि अब आप फॉर लूप के अंदर लिख रहे हैं x इज़ इक्वल टू 1 और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट x, ठीक है जी, प्रिंट x। वैसे तो प्रिंट x नहीं होता है C++ के अंदर, तो हमारे पास C आउट x होता है। क्योंकि पाइथन में प्रिंट x होता है इसलिए मैंने प्रिंट लिख दिया। तो मैं इसको प्रिंट के बजाय रिप्लेस कर देता हूँ C आउट से, ताकि अगर आपको C++ ही जहन में है तो आपको इशू ना हो, ठीक है जी। C आउट x। अच्छा, इसके अंदर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, ये कोड हमारे पास, पहले मुझे ये बताएं कि जो फॉर लूप के अंदर मैंने लिखा है ये हमारे पास कितने टाइम्स के लिए रन होगा। ये हमारे पास रन होगा 5 टाइम्स के लिए, ठीक है, 0 से लेके 4 तक, क्योंकि लेस देन 5 है तो 5 से एक वैल्यू लेस तो हमारे पास 4 ही होती है। लेकिन अगर आप 0 से लेके 4 तक काउंट करें तो हमारे पास टोटल वैल्यूज़ 5 ही बनती हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये लूप चाहे 5 टाइम्स रन हो चाहे ये लूप्स 100 टाइम्स रन हो, हमारे पास x की वैल्यू क्या रहेगी, x की वैल्यू हमारे पास रहेगी 1। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ लूप चला रहे हैं और आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, और हर दफ़ा हर एक आइट्रेशन में, मतलब लूप जब पहली बार चलेगा या दूसरी बार चलेगा, इसको हम लोग आइट्रेशन बोलते हैं, हर एक आइट्रेशन में कुछ भी नहीं होगा, सिंपली x वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो जाएगी 1। वैसे तो अगेन मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि पहले तो हम लोगों को लिखना चाहिए था इंट x, ठीक है, और फिर x इज इक्वल टू 1। तो प्लीज़ आप काइंडली इसको जनरलाइज कोड की फॉर्म में लें, आपको C++ के सिंटैक्स पे ना जाएं। सो जो बात मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ वो बड़ी सिंपल सी है कि आपने एक लूप बनाया, फॉर लूप, और उसको आपने 5 टाइम्स रन किया, और 5 टाइम्स रन करने के दौरान आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिंपली x को वैल्यू असाइन की 1। तो आप यही काम आप लूप से बाहर भी तो कर सकते थे, आप लूप से बाहर x की वैल्यू 1 रख देते, दैट्स इट। क्यों बार बार आप फॉर लूप चला के हर दफ़ा x की वैल्यू 1 रख रहे हैं। ये एक चीज़ बहुत दफ़ा कोडर से हो जाती है, ये गलती उससे हो जाती है कि वो पीस ऑफ कोड जो फॉर लूप से बाहर रखा जा सकता था वो गलती से वो फॉर लूप के अंदर रख देता है, क्योंकि उस समटाइम्स उसका ध्यान नहीं होता, समटाइम्स कोड इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि उसको पता नहीं चलता
इसका मतलब ये है कि जब आप फॉर एग्जांपल अगर आपने एक लूप को 100 टाइम्स चलाया है और आप हर दफ़ा 100 टाइम्स में x की वैल्यू 1 ही रख रहे हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ CPU के रिसोर्सेज को ज़ाया कर रहे हैं। कंपाइलर को CPU के अंदर मेमोरी भी एलोकेट करनी पड़ेगी, उसको हर दफ़ा x की वैल्यू 1 भी असाइन करनी पड़ेगी। तो हम लोग टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं और CPU के रिसोर्सेज भी ज़ाया कर रहे हैं। तो बात का मतलब ये था कि ये सारा काम हम लोग ठीक कर सकते थे यूजिंग मिडल एंड। यही जॉब है मिडल एंड की, कि मिडल एंड क्या करेगा, मिडल एंड आपके कोड में से इस तरह के इश्यूज़ को ढूंढेगा। जो हमारे पास अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अच्छे कंपाइलर होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जैसे C++ के बहुत सारे कंपाइलर्स अवेलेबल है, तो जो हमारे पास अच्छे कंपाइलर होते हैं उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो आपको अननेसेसरी जो स्टेप्स आपने लिए होते हैं या ऐसे स्टेप्स जिसकी वजह से CPU पे लोड आ सकता है, वो उन स्टेप्स को हाईलाइट करके आपको बता देते हैं कि आप यहाँ पे जो कोड लिख रहे हैं उसको अगर किसी और वे में लिखा जाए तो वो कोड ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोसेस हो सकता है। एंड दैट्स इट, दैट इज़ ऑल अबाउट द मिडल एंड। और मैं आपको ये बात यहाँ पे दोबारा बता दूँ कि मिडल एंड की जो बेसिक जॉब्स हैं वो ये हैं कि उसने कोड को ऑप्टिमाइज़ करना है या उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। फिर उसने कोड को रीराइट करना है। याद रखें वो क्या करेगा कि वो प्रीवियस, देखें IR क्या चीज़ है, IR है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, जो फ्रंट एंड से आ रही होगी, वो उसको रीराइट करके एक ऐसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेगा। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि उसको तब्दील करना है, उसकी प्रीवियस जो है शक्ल को एक ऐसी नई शक्ल में तब्दील करेगा कि कोड ज़्यादा फास्ट वे के अंदर जो है वो चल सके। एंड दैट्स इट। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब कोड रीराइट हो जाएगा, वो इम्प्रूव हो जाएगा, तो ना सिर्फ आपकी CPU की पावर कंजप्शन रिड्यूस होगी, बल्कि आप स्पेस को भी इजीली जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं। स्पेस से यहाँ पे मुराद है हमारे पास रजिस्टर्स, ठीक है, क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करते हैं तो CPU के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स आर द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट्स, उनकी जो एलोकेशन है और उनकी जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाती है, ठीक है जी। सो सिंपल इज़ डैट कि मिडल एंड का प्राइमरी गोल क्या है कि कोड को कंपाइल करने के लिए जो टाइम है वो कम से कम लगे, ठीक है। रनिंग टाइम ऑफ जो कोड है, या कंपाइलेशन टाइम बोलें या रनिंग टाइम बोलें, दोनों के केस में याद रखिएगा कंपाइलेशन टाइम अलग चीज़ होती है, रन टाइम अलग चीज़ होती है। कंपाइलेशन टाइम वो होता है कि जब कोड को सिर्फ चेक किया जा रहा होता है स्टेप बाय स्टेप। आपको पता ना कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फ़र्क है। सो कंपाइलर के अंदर सिर्फ कोड को ट्रांसलेट किया जा रहा होता है। जब ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाती है और एरर कोई नहीं होता तो हम लोग कहते हैं कि कोड की कंपाइलेशन कंप्लीट हो गई है। फिर उसके बाद वो रनिंग फॉर्म में आता है। सो फिर हम जो कोड को कंपाइल करने में टाइम लगता है वो कहलाता है कंपाइलेशन टाइम, और जो कोड को रन करने के लिए टाइम जो उसके साथ साथ चल रहा होता है, क्योंकि कोड तो जितनी देर तक चलेगा तो वो उसका रनिंग टाइम होता है। सो कंपाइलेशन टाइम अलग है और रन टाइम अलग है। ये हम आगे जाके इस चीज़ को मज़ीद क्लियर भी करेंगे कि रन टाइम क्या चीज़ होती है और कंपाइलेशन क्या चीज़। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोड को कंपाइल किया, ठीक है, तो कोड में कोई एरर नहीं आया, कोड जो है वो चल पड़ा। लेकिन अगर आपने कोड को चलाने के दौरान 1 को 0 पे डिवाइड करने की कोशिश की तो कंपाइलेशन के टाइम पे तो कोई एरर नहीं आया, लेकिन जब कोड आपने रन करके ये काम करने की कोशिश की, क्योंकि 1 0 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो एरर अब कंपाइलेशन टाइम पे नहीं आएगा बल्कि रन टाइम पे आएगा, ठीक है जी। ये बात थी और ये डिस्कशन है मिडिल एंड के बारे में। सो मिडिल एंड की समरी बड़ी सिंपल सी है कि हमने 2 फेस कंपाइलर पढ़ा था, लेकिन अब हम जो देखेंगे वो होगा 3 फेस कंपाइलर। याद रखिएगा कि कंपाइलर के 3 से ज़्यादा भी फेजेस होते हैं, हम उसको बोलते हैं मल्टीपल फेस कंपाइलर, ठीक है। और इसके अंदर बड़ी सिंपल सी बात होती है कि हमारे पास जो 3 फेस कंपाइलर होता है उसमें हमारे पास फ्रंट एंड और बैक एंड तो होते ही होते हैं, उसके अलावा एक और एंड होता है जो कहलाता है मिडल एंड, जिसका मेन काम क्या होता है कि उसने ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, कोड को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है कि वो बेहतर तरीके से चल सके, ठीक है जी। सो ये तो हमारे पास टॉपिक कवर हुआ पहला जो कि मिडल एंड था। अगली चीज़ जो हम देख रहे हैं वो है जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर। अच्छा, ये चीज़ आपको शुरू में थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा तो आपको ये टॉपिक बहुत ही आसान लगेगा। ये जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर क्या चीज़ है? देखें, एक स्ट्रक्चर तो वो है जो हमने इस कोर्स के स्टार्ट में थोड़ी सी पढ़ी, जैसे कि कंपाइलर का फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड के अंदर हमारे पास स्कैनिंग और पार्सिंग होती है, फिर बैक एंड होता है और बैक एंड के डिफरेंट हमारे पास स्टेप्स होते हैं, फिर हमने ट्रीज़ बनाना सीखे। वो तो कंपाइलर की एक हम लोगों ने जो है एक साइड एक्सप्लोर की। एक कंपाइलर की ओवरऑल एक जनरलाइज्ड फॉर्म भी होती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर। तो मैं बजाय इसके कि आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर करूँ, मैं वाई नॉट के मैं इसकी स्टेजेस आपको बता दूँ।
जो जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर होता है उसके अंदर हमारे पास टोटल 6 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। अभी शुरू में आपको अजीब लगेंगे, लेकिन जब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा तो आप देखेंगे कि इसमें से कुछ स्टेजेस तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो हमारे पास जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर होता है उसके अंदर जो कंपाइलर की पहली स्टेज होती है वो होती है लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल और एनालिसिस, और जो ये एनालिसिस परफॉर्म कर रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनालाइजर। दो अलग अलग वर्ड्स है, एनालिसिस अलग वर्ड है और एनालाइजर अलग वर्ड है। एनालाइजर वो कंपोनेंट है जो एनालिसिस परफॉर्म करता है, ठीक है जी। सो सबसे पहली स्टेज हमारे पास क्या होती है, लेक्सिकल एनालिसिस, ठीक है, दिस इज द वर्ड लेक्सिकल। उसके बाद जो हमारे पास अगली स्टेज होती है वो होती है सिंटैक्स एनालाइजर या सिंटैक्स एनालिसिस, ठीक है। तो क्योंकि जो स्टेज है तो हम लोग स्टेज के लिए वर्ड एनालाइजर यूज़ कर लिया है। वो स्टेज जिसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म हो रहा होता है उसको हम लोग एनालाइजर कह देते हैं। तो पहली स्टेज क्या है, लेक्सिकल एनालाइजर, दूसरी स्टेज है सिंटैक्स एनालाइजर। फिर हमारे पास तीसरी स्टेज होती है सिमेंटिक एनालाइजर। अच्छा, ये दो तो आप पढ़ चुके हैं जी, जब मैं आपको आगे बताऊंगा तो आपको समझ आएगी। इससे जो ऑनवर्ड है वो हमने रेस्ट ऑफ द कोर्स में यही पढ़ना है, ठीक है। तो हमारे पास तीसरी स्टेज क्या है, सिमेंटिक, दिस इज द वर्ड सिमेंटिक, सिमेंटिक एनालाइजर, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेज है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन या इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, ठीक है जी। ये इसकी स्टेज नंबर 4 है और आज हमने एक एक चीज़ इसमें पढ़नी है। फिर हमारे पास है कोड ऑप्टिमाइजेशन जो कि आज हमने मिडिल लर्निंग के अंदर देखी। और लास्ट स्टेज हमारे पास होती है कोड जनरेशन, जिसमें कोड फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, मशीन लैंग्वेज में। तो आप मेरे साथ रिवाइज करें, देयर आर 6 मेजर स्टेजेस ऑफ एनी कंपाइलर। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड लेक्सिकल analysis या lexical analyzer. Second one is syntax analysis or syntax analyzer. Third one is semantic analyzer. Fourth one is intermediate code generator. The fifth one is code optimizer or code optimization stage, and the sixth one is code generation. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये एक मैंने ओवरऑल स्ट्रक्चर इसकी बना दी है ताकि आपके लिए आसानी हो। इसके अंदर दो चीज़ें आपको शायद अननोन हो। अच्छा, एरर हैंडलर तो मैंने आपको बता दिया, जिस स्टेज पे भी कोई एरर निकलेगा, लेक्सिकल एनालिसिस स्टेज पे या सेंटेक्स पे या सिमेंटिक पे या और किसी भी स्टेज पे, तो उसमें से जो भी एरर निकलेंगे वो एरर हैंडलर का ब्लॉक जो है हैंडल कर लेगा। ये तो इसका मकसद यहाँ पे ये है। अच्छा, ये जो सिंबल टेबल लिखा हुआ है ना, सिंबल टेबल, ये क्या चीज़ होती है? सिंबल टेबल बड़ी सिंपल सी चीज़ है। आपको याद होगा कि हम लोग टर्मिनल और नॉन टर्मिनल सिंबल लिखते थे, तो असल में हर एक स्टेज के ऊपर हमें टर्मिनल या नॉन टर्मिनल सिंबल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हर कंपाइलर में एक टेबल मौजूद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंबल टेबल। तो जब भी वो कंपाइलर आपसे कमांड लेके उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तो वो हर दफ़ा जाके किसको रेफ़र करता है, वो अपने सिंबल टेबल को जाके रेफ़र करता है कि कौन से स्पेसिफिक चीज़ के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक्स है तो एक्स के लिए स्कैनर क्या यूज़ करता है, सिंबल आईडी, याद है आपको। और इसी तरह हमारे पास इक्वल के लिए असाइन। तो ये चीज़ें कहाँ पे लिखी हुई होती हैं, ये लिखी हुई होती हैं सिंबल टेबल में, और जिसकी हमें हर स्टेज पे ज़रूरत होती है, ठीक है जी। तो ये बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई। सो ये एक जर्नी है जो हमने सोर्स प्रोग्राम से शुरू करना है और टारगेट प्रोग्राम मतलब हमने हाई लेवल लैंग्वेज से स्टार्ट लेना और उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे ह्यूमन मौजूद है, ठीक है, और यहाँ पे कौन मौजूद है, यहाँ पे CPU मौजूद है। और इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंपाइलर, उसमें ये 6 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स मैं जल्दी से आपको इनके बारे में बता देता हूँ। याद रखिएगा प्लीज़, इस स्टेज के ऊपर एक इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूँ कि प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। आप ये ना समझिएगा कि हमने सिर्फ ये आज पढ़ ली तो हम उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे। जब हम लोग मिड टर्म का एग्ज़ाम आपका हो जाएगा तो उसके बाद हमने एक एक स्टेज को अलग अलग एनालाइज करना है, ठीक है। सो अगर आपको यहाँ पे कोई बात कंप्लीटली समझ नहीं आती तो प्लीज़ डोंट वरी, हम उसको फ्यूचर में कंप्लीटली इसको डिस्कस करेंगे। ये तो सिर्फ मैं आपको इनकी डेफिनेशंस के बारे में बता रहा हूँ एंड दैट्स इट। सबसे पहले चीज़ हमारे पास होती है लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर क्या होता है जी, सिंपल इज डैट, जो आपने स्कैनर पढ़ा था, फ्रंट एंड का जो स्कैनर होता है उसका दूसरा नाम होता है लेक्सिकल एनालाइजर एंड दैट्स इट। और लेक्सिकल एनालाइजर ने क्या करना होता है, लेक्सिकल एनालाइजर ने वही काम करना होता है जो स्कैनर करता है, और वो क्या करता है, वो बनाता है टोकन्स। इन टोकन्स को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नॉन सेपरेबल यूनिट्स। इसका मतलब ये कि जैसा कि मैंने लिखा हुआ है ID X, वेरिएबल X के लिए, तो ये एक टोकन है जिसको मैं मज़ीद सेपरेट नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए मैंने इसके लिए वर्ड यूज़ कर दिया नॉन सेपरेबल यूनिट। इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तो इसको हम लोग ग्रुप ऑफ करैक्टर भी कहते हैं। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, हम लोग लिखते थे असाइन इक्वल नंबर 3, तो ये सारे क्या थे, ये बेसिकली टोकन्स थे। तो सिंपल इज डैट कि लेक्सिकल एनालाइजर क्या होता है, लेक्सिकल एनालाइजर कंपाइलर का वो पार्ट होता है जो कि टोकन बनाने का काम करता है, जिसको हम लोगों ने दूसरी ज़ुबान के अंदर स्कैनर भी कहा था,
और इससे ज़्यादा मुझे आपको इसके अंदर कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो लेक्सिकल एनालाइज़र होता है, ये जो होता है ये फ्रंट एंड का पार्ट होता है, जिसको हम जैसे कि स्कैनर था, तो असल में स्कैनर का दूसरा नाम ही लेक्सिकल एनालाइज़र है। बेसिकली ये वर्ड अलग अलग क्यों यूज़ हो रहे हैं, ये होता ये है कि जब आप ये तो सिर्फ आप बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, अगर आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अलावा किसी और कंपाइलर के बारे में भी बात करें, जैसे कि मैं मिसाल दे देता हूँ कि इमेज प्रोसेसिंग, आप इमेज के एक फॉर्मेट को इमेज के दूसरे फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसमें फिर हमारे पास हम जो काम कर रहे होते हैं उसमें जो टोकन्स बना रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि हम लेक्सिकल एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको वैसे मैज एक एग्जांपल दी है, ज़रूरी नहीं है कि इमेज प्रोसेसिंग में ये काम होता हो, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। सो सिंपल इज़ दैट कि लेक्सिकल एनालाइजर का वही काम है जो कि स्कैनर का था, और उसका काम था टोकन्स बनाना। उसके बाद अगली चीज़ क्या है, सिंटैक्स एनालाइजर। सिंपल इज़ डैट कि सिंटैक्स एनालाइजर का वही काम है जो कि आपके पास पार्सर का काम था। तो सिंटैक्स एनालाइजर क्या करता है, ये जो इसको लेक्सिकल एनालाइजर से जो टोकन्स मिलते हैं या स्कैनर से जो टोकन मिलते हैं, वो उनको रिसीव करने के बाद क्या बनाता है, वो उनका सिंटैक्स ट्री बनाता है और फिर उनका एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स एनालाइजर। यहाँ पे एक और बात भी लिखी हुई है कि सिंटैक्स एनालाइजर का एक और काम होता है कि उसने ग्रामेटिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज को भी चेक करना होता है। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप लोग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिख रहे हैं, तो C++ के अंदर जो कमांड मैं लिखूंगा C in फॉर एग्जांपल C in X, तो अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन को मिस कर दूंगा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मैंने एक ग्रामेटिक मिस्टेक की है। तो ये चीज़ सिंटैक्स एनालाइजर के थ्रू चेक होती है। वैसे तो मैं ये सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके अलावा बड़ी जॉब्स होती हैं सिंटैक्स एनालाइजर की। तो यहाँ पर ये बात मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहता, क्योंकि इसमें हमें कोई डिटेल की ज़रूरत भी नहीं है और हमने ये बाद में पढ़ना है कि लेक्सिकल एनालाइजर वही काम करता है जो स्कैनर करता है, ये टोकन्स बनाता है, और ये टोकन्स फिर किसको मिलते हैं, सिंटैक्स एनालाइजर को, जो इन टोकन्स के जरिए ट्री बनाता है और फिर एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनाता है। ये दो काम आप कर भी चुके हैं। जो अगले चीज़ हमारे पास सारी वो मैं और भी फास्टली बताऊंगा क्योंकि हमने उनको डिटेल में पढ़ना है। सिमेंटिक एनालाइजर। अच्छा, ये मैं पहले वर्ड क्लियर कर दूं, फिर आपको ये बात मेरी ज़्यादा क्लियरली समझ आएगी। सिमेंटिक क्या चीज़ होती है, सिमेंटिक्स। सिमेंटिक असल में किसी भी चीज़ को इंटेलिजेंट बनाती है। ठीक है, ये एक इंग्लिश का लफ्ज़ है, मैं आपको समझा देता हूँ कि सपोज करें अगर मैंने लिखा है नो, ठीक है जी, अगर मैंने लिखा है नो, अब ज़रा देखिएगा, मैं नो की एक और फॉर्म यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे नो की एक और फॉर्म लिखता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस नो का क्या मतलब था? अगर, और मैंने आपको अपने एक्सप्रेशंस का इजहार भी नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको लिखे हुए वर्ड्स बताए हैं, और आप इन लिखे हुए वर्ड से ही ये जज कर सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक नो का मतलब क्या था। ये नो बड़ी क्या कहना चाहिए कि सिंप्लीफाइड टर्म में बोला जा रहा था, नो। ठीक है, अच्छा, इस नो से आपको क्या चीज़ समझ आती है कि ये नो जोर दे के कहा जा रहा है, क्योंकि जो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है ये तब लगाया जाता है जब आप किसी चीज़ के ऊपर जोर देने की कोशिश करते हैं, या आप उसको एक्साइटमेंट में या गुस्से में या खुशी में जैसे भी बोलें। तो अब मैंने हालांकि उस वर्ड को वैसे बोला भी नहीं, लेकिन सिर्फ आपको समझ आ गई यूजिंग या वॉचिंग ओनली दीज सिंबल्स। ठीक है, इसी को बेटा सिमेंटिक्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सिमेंटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये नो थोड़ा जोर दे के या गुस्से में बोला जा रहा है, जैसे कि नो। ठीक है, और ये जो आखिरी वाला नो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको मतलब क्लियरली समझ आ रहा है कि ये किसी से सवालिया जो है उसमें बोला जा रहा है कि नो के क्या मतलब नहीं। तो सिंपल इज डैट कि इसको हम लोग सिमेंटिक्स बोलते हैं। ये वैसे लैंग्वेज के सिमेंटिक्स हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं, इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सिमेंटिक्स होते हैं। मतलब असल में सिमेंटिक्स के लिए जो अप्रोप्रिएट वर्ड होता है उर्दू में वो जज्बात होता है। ठीक है, लेकिन हम इसको जज्बात भी नहीं कह सकते। सिमेंटिक्स वो चीज़ होती है जिसके अंदर आप एक ही चीज़ को जब मुख्तलिफ वेज के अंदर लिखते हैं या बोलते हैं या कहते हैं, तो दूसरे शख्स को सिर्फ आपकी टोन से ही समझ आ जाता है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये आपके एक्सप्रेशन से समझ आ जाता है कि वो बात आपने किस वे में की है। जैसे कि हम कहते हैं कि जी ये बात आपने मुझे टॉन्ट में की है, आपको कैसे पता चलता है? आपको किसी भी शख्स की टोन ऑफ वॉइस से समझ आ जाती है कि उसने किस वे में आपसे बात की। ये आपको कैसे पता चलता है? ये अल्लाह ताला ने जो आपको सिमेंटिक्स दिए हैं, आपको उससे पता चलता है। ठीक है, इसी तरह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ सिमेंटिक्स होते हैं। ठीक है जी, सिमेंटिक्स का मकसद क्या होता है कि आपने 3 चीज़ें चेक करनी होती हैं या 2 चीज़ें चेक करनी होती हैं। वैसे तो 3 होती हैं, यहाँ पे 2 लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो आपने लॉजिकल एरर देखने होते हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, मुझे बताएं कि क्या 1 0 पे डिवाइड हो सकता है? नो, ये एक लॉजिकल एरर है। ये चीज़ आपको सिमेंटिकली पता चली है, आपको मैथमेटिक्स में ये चीज़ पढ़ाई गई कि 1 0 पे डिवाइड हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, ये चीज़ सिमेंटिक्स एनालाइजर के थ्रू पता चलती है। तो सिमेंटिक एनालाइजर का कंपाइलर में पहला काम क्या होता है? लॉजिकल एरर निकालना।
दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि डाटा टाइप को चेक करना। डाटा टाइप्स के बारे में आप बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर और मैंने इंटीजर एक्स, और सपोज करें ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स है या नहीं, हम इस पे नहीं जा रहे। इंटीजर एक्स की मैंने वैल्यू लिखी 3.2। अब आपको क्लियर नजर आ रहा है कि डाटा टाइप क्या है एक्स की डाटा टाइप है इंटीजर या इंट, और आपने वैल्यू क्या साइन कर दी, वैल्यू आपने साइन कर दी फ्लोट। तो सिमेंटिकली आपने इसको गलत लिखा है, ठीक है। तो ये डाटा टाइप मिसमैच, इसको बोलते हैं डाटा टाइप मिसमैच। ये भी सिमेंटिक एनालाइजर ही होता है जो कंपाइलर को बताता है, ठीक है, कि सिमेंटिकली ये बात गलत है या सही है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात आप मुझे बताएं, जब हम लोग टोकन्स या पार्सिंग कर रहे थे तो सपोज करें मैंने यहाँ पे लिखा नंबर 6, हमने कहीं पे भी ये बात तो नहीं की थी कि जो 6 इंटीजर है या फ्लोट है या स्ट्रिंग है। तो ये जो डाटा टाइप्स के मैंने नाम लिए, ये भी सिमेंटिक एनालाइजर ही कंपाइलर को बताता है कि ये जो वर्ड या यहाँ पे करेक्टर या जो भी यहाँ लिखा गया उसकी डाटा टाइप है क्या। तो ये चीज़ हमें सिमेंटिक एनालाइजर से पता चलती है। मेरे ख्याल आपको मेरी बात समझ आ गई है। सपोज करें कि हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री यहाँ पे बना हुआ, या आईडी मैंने यहाँ पे से लिखा कि मैंने वेरिएबल के नाम नहीं लिखे। सपोज कर लें कि ये एक्स है, ये आईडी वेरिएबल वाई है, ये जेड है। अच्छा, ये तो काम हुआ हुआ सिंटैक्स एनालिसिस में। ये बेसिकली पार्सिंग का रिजल्ट है जिसमें हम लोग पहले ट्री बनाते हैं फिर एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनाते हैं। असल में एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बना हुआ है। अच्छा, सिंटैक्स एनालाइजर की आउटपुट जो है वो किससे कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है सिमेंटिक एनालाइजर की इनपुट से। तो वो कोड अब अगली स्टेज में किसके पास जाएगा, सिमेंटिक एनालाइजर के पास। अब जरा गौर कीजिएगा, सिमेंटिक एनालाइजर के पास जब यही वाला कोड जाएगा तो सिमेंटिक एनालाइजर के अंदर इसी 60 को क्या लिखा गया है, इंटीजर 60। यही सिमेंटिक्स है कि वो जो 60 पहले लिखा गया था किसी को नहीं पता चल रहा था कि ये 60 है क्या। ये भाई मतलब 60 स्ट्रिंग भी तो हो सकता है। अब 60 के इर्द गिर्द दो ये कॉमास या जो भी इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी या जो भी आप इसको कह लें, आप ये जो लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आपने यहाँ पे लगाया है ये इसको स्ट्रिंग बना रहा है। तो इसी को हम लोग सिमेंटिक्स कहते हैं कि जो सिंटैक्स एनालाइजर की आउटपुट होती है हम उसके अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डालते हैं कि हमें पता चले कि भाई ये 60 जो नंबर है ये इंटीजर है या फ्लोट है या स्ट्रिंग है। इसको हम लोग या लॉन्ग इंटीजर है, ठीक है, या डबल डाटा टाइप है, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक एनालिसिस, और ये सिमेंटिक एनालाइजर का नतीजा होता है, ठीक है जी। ये मैंने आपको स्लाइड्स की फॉर्म में बता दिया। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। अच्छा, ये चीज़ शायद आपको इस स्टेज पे समझ ना आए। तो लेक्सिकल एनालाइजर ने क्या किया, उसने टोकन्स बनाए, सिंटैक्स एनालाइजर ने ट्री बनाया, और फिर उसका सिमेंटिक एनालिसिस हुआ जिसमें हमने बताया कि ये स्ट्रिंग है या उसमें कोई लॉजिकल एरर तो नहीं। अब ये किसके पास जाएगा, अब जाएगा इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के बारे में मैं अभी आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि इंटरमीडिएट कोड जनरेटर ये करता है कि जो आपको लेक्सिकल एनालाइजर और सिंटैक्स एनालाइजर और सिमेंटिक एनालाइजर से जो उसके पास डाटा आता है वो उसको बड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि कोड को ईजीली ऑप्टिमाइज़ किया जा सके और उसको ईजीली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट भी किया जा सके, ठीक है। अब आपको शायद ये बात यहाँ मेरी कंप्लीटली समझ नहीं आई, ठीक है, इसलिए कि आपको अभी ये पता ही नहीं है कि इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते कैसे हैं। सो हम इस बात को एंड के अंदर एंड में तो नहीं, मतलब जब हम लोग तकरीबन 9th लेक्चर में होंगे तब हमने इंटरमीडिएट कोड जनरेटर में एक टेक्निक पढ़नी है जिसको हम लोग बोलते हैं टैक 3 एड्रेस कोड। ये इंटरमीडिएट कोड जनरेटर की एक मेथड है जो जब आप वहाँ पे पढ़ेंगे ना फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रख लें कि इंटरमीडिएट कोड जनरेटर का काम ये होता है कि वो पीछे से आने वाले कोड को इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि वो बिल्कुल सिंपलाइज्ड या वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो जाए ताकि उसकी प्रोसेसिंग आसान हो जाए। याद रखिएगा, हम उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं कर रहे, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंप्लीफिकेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। हम उसी सिंप्लीफाइड कोड को फर्दर फिर क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ठीक है जी। इससे ज़्यादा मैं अभी आपको इस स्टेज को इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के बारे में नहीं बता सकता। सिंपल इज़ दैट कि इंटरमीडिएट कोड जनरेटर ने क्या करना होता है कि उसने कोड को जो भी उसको रिसीव हो रहा होता है, बेसिकली तो सिमेंटिक एनालाइजर की आउटपुट ही होती है, वो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता ताकि बैक एंड उसको ईजीली अंडरस्टैंड कर ले। इसके लिए हम लोग एक मेथड पढ़ेंगे 3 एड्रेस कोड जो हम लोग इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे। उससे अगली स्टेज आपके ऊपर पड़ी थी वो थी कोड हमारे आई एम सॉरी दैट वाज कोड ऑप्टिमाइज़र। और कोड ऑप्टिमाइज़र के बारे में तो हमने इस लेक्चर के शुरू में पढ़ लिया कि वो क्या करेगा, वो कोड को ऑप्टिमाइज़ करेगा, उसमें से अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को निकालेगा ताकि कोड को
इजीली स्टोर भी किया जा सके और उसको रन भी किया जा सके। आखिरी चीज़ है कोड जनरेटर। ये कोड जनरेटर किसी भी कंपाइलर की वो लास्ट स्टेज होती है जिसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको आ रही होती हैं, कोड जनरेटर उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, वो उसको कन्वर्ट कर देता है असेंबली या मशीन लैंग्वेज में। एंड दैट्स इट। मैं ये चीज़ आपको यहाँ से दोबारा बता दूँ कि अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि इंटरमीडिएट कोड जनरेटर और कोड जनरेटर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर का काम होता है कि जिस सेमेंटिक एनालाइजर से रिसीव होने वाले कोड को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो कि सिंप्लीफाइड होती है। ना वो उसको ऑप्टिमाइज करता है, ना वो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, वो सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करता है। ठीक है, चले मैं आपकी आसानी के लिए बता देता हूँ कि सपोज करें मैंने लिखा z इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय वाई। जब ये चीज़ कोड इंटरमीडिएट कोड जनरेटर को रिसीव होगी इस वाले ब्लॉक को, तो वो इसको कुछ ऐसे तोड़ेगा, z इज इक्वल टू एक्स, फिर वो इसका नाम रख देगा फॉर एग्जांपल a, फिर वो लिखेगा a मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि इस पूरे का नाम क्या हो गया, इस पूरे का नाम हो गया a, और अब ये सारा a बन गया, तो a मल्टीप्लाई बाय 2 का क्या मतलब है कि असल में मैं z इज इक्वल टू आई एम सॉरी, मैं लिख रहा हूँ z इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, z इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर। फिर मैं 2 जो है 2 प्लस का कोई और नाम कर दूंगा, 3 मल्टीप्लाई का कोई और नाम कर दूंगा, या मल्टीप्लाई वाई का कोई और नाम कर दूंगा। सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम ना कोड को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ना कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम सिंपली कोड को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जबकि कोड जनरेटर जो है वो आपके कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट कोड जनरेटर और कोड जनरेटर। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब मैं आपको इसकी एक समरी दिखा देता हूँ इन फॉर्म ऑफ इमेज। सपोज करें कि आपके पास, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल तो इलस्ट्रेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, वो टोकन्स बनाएगा। ये टोकन्स मिलेंगे सिंटैक्स एनालाइजर को, जिसके अंदर वो उसका ट्री बनाएगा और फिर उसका एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनाएगा। फिर ये एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री रिसीव होगा सिमेंटिक एनालाइजर को, जो कि उसमें सिमेंटिक्स ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 60 लिखा हुआ है तो वो बताएगा कि ये 60 की डाटा टाइप क्या है, 60 की डाटा टाइप है इंटीजर, ताकि ये बात सिमेंटिकली क्लियर हो जाए कि 60 का ओरिजिनली मतलब क्या है। फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंटरमीडिएट जो है कोड जनरेटर के अंदर एक सिंपलेस्ट फॉर्म में। वो अब आपको इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में बताऊंगा कि वो क्या चीज़ होती है, जो जिसमें 3 एड्रेस कोड एक मेथड है। फिर हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, हम देखेंगे कि जो पिछला कोड है इसमें कोई चीज़ रिपीट तो नहीं हो रही, कोई अननेसेसरी चीज़ तो नहीं है, कहीं कोडर ने गलती तो नहीं कर दी, उसने कोई ऐसे वेरिएबल लिख दिया हो जिसको उसने यूज़ ना किया हो, सो ऑन सो फोर। और फाइनली फिर हम उसको कन्वर्ट कर देंगे एमएल का मतलब है मशीन लैंग्वेज में। एमएल को वैसे मशीन लर्निंग भी बोलते हैं, सो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ पे एमएल का मतलब मशीन लैंग्वेज है। एंड दैट्स इट। सो दैट वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 6। आप काइंडली इसको पढ़ लीजिएगा और याद रखिएगा कि आपको इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना इस लेक्चर में डिस्कस किया गया आपने भी उसको इतना ही डिस्कस करना है, और ये भी हमारे मिड टर्म सिलेबस का पार्ट है, तो आप इस लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा, आपने इसको ज़रूर पढ़ना है। और लास्ट एक मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दूँ कि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के हवाले से आपको जो भी इश्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बना के आपके सारे इश्यूज़ को एड्रेस कर दूंगा, जिसमें आपके एग्ज़ाम का पैटर्न है, एग्ज़ाम अटैम्प्ट कैसे करना है, मैं ख़ुद स्टूडेंट के तौर पे एक्ट करके आपकी सारी क्यूरीज इंशाल्लाह उसके अंदर रिजॉल्व कर दूंगा। फाइन, दैट वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 6। स्टे होम, स्टे सेफ।